हुआन डोमिंगो पेरो। पेरो हमारा सूर्य है, पेरो ही जीवन है। पेरो और उसकी पत्नी एविटा सनन सिद्धांतहीन, सत्ता लोलुप और बर्बर अधिनायक थे। उन्होंने देश के सभी गुंडों को संगठित कर एक ऐसे आतंकवादी तंत्र की स्थापना की जिसमें किसी का धन, इज्जत, आबरू कुछ भी सुरक्षित नहीं था। उसने अपने सभी विरोधियों को या तो मौत के घाट उतार दिया या जेल में ठूंस दिया। उसके शासन का बोध वाक्य था, हमें अपने मित्रों को सब कुछ देना होगा और शत्रुओं को कुछ नहीं, न्याय भी नहीं। प्रचार माध्यमों की सहायता से उसने अपनी एक ऐसी दैवी छवि स्थापित कर ली कि जनता उसे ईसा मसीह की परंपरा में एक पैगंबर मानने के लिए विवश हो गई। अर्जेंटीना का इतिहास इस कथन को असत्य सिद्ध करता है कि इतिहास स्वयं अकोला का इतिहास इस कथन को असत्य न। हुआन मैनुअल रोजाज और एनकार्नेशन ने एक शताब्दी बाद हुआन डोमिंगो पेरो और एविटा दुआर्ते के रूप में फिर से जन्म लिया और उन्होंने उस इतिहास तथा तानाशाही की फिर से रचना कर डाली जिसका निर्माण उन्होंने मूलतः 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अर्जेंटीना में किया था। पेरो और एविटा वैसे ही सनकी, सिद्धांतहीन, सत्ता के भूखे और बर्बर अधिनायक थे जैसे कि रोजाज और एनकार्नेशन। हुआन पेरो का जन्म ब्यूनस आयरेस से कोई 60 मील दूर लोबोस नामक गांव के निकट एक छोटे से कच्चे झोंपड़े में हुआ था। उसके पिता एक न्यायाधीश के यहाँ नौकरी करते थे। पेरो तब केवल 5 वर्ष का हुआ तब उसके पिता का परिवार बंजा पेटागोनिया के दूरवर्ती ठंडे और दुर्गम इलाके में भेड़ों की देखभाल के लिए चला गया। 5 वर्ष बाद उसके माता पिता उसे लेकर ब्यूनस आयरेस लौटे जहां उसकी पढ़ाई शुरू हुई। 18 बरस के पेरो ने अर्जेंटीना सैनिक अकादमी से सेकंड का लेफ्टिनेंट का प्रशिक्षण प्राप्त करके 1924 में कैप्टन की पदवी प्राप्त कर ली। सन 1929 में जिस समय वह सर्वोच्च युद्ध विद्यालय में प्रशिक्षण ले रहा था, उसे युद्ध मंत्रालय में नियुक्ति प्राप्त हुई। शीघ्र ही वह युद्ध मंत्रालय में सैनिक इतिहास का प्राध्यापक बन गया और रणनीति के विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हो गया। वह नाजी और फैशिस्ट सैनिक संगठनों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उन सैनिक व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष अध्ययन करके उनके बारे में विस्तार से लिखा। वह सिकंदर महान और नेपोलियन बोनापार्ट से भी बहुत प्रभावित था। सन 1945 की गर्मियों तक पेरो राष्ट्रपति फेरल की सरकार में क्रमशः श्रम सचिव, युद्ध मंत्री और उपराष्ट्रपति तक बन गया तथा उसे सरकार में पर्याप्त महत्व मिलने लगा। इस सब के बावजूद देश के बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे और सैनिक वर्गों में उसके प्रति गहरा असंतोष व्याप्त था क्योंकि वह इटली और जर्मनी के उस धुरी गठबंधन इटलो जर्मन एक्सेस का प्रबल समर्थक रह चुका था जो द्वितीय विश्वयुद्ध में पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। राष्ट्रपति के कहने पर उसने सरकार से त्यागपत्र दे दिया और इसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पेरो की पत्नी एविटा के लिए ये स्थिति असहनीय थी। वह एनकार्नेशन की तरह अपने पति का राजनीतिक बिंब अर्जेंटीना के निर्धन, दमित और दलित वर्गों के उद्धारक के रूप में उभार रही थी। उसने एनकार्नेशन के मजोर का मेज़कास अर्थात मजदूर स्वयंसेवी अर्धसैनिक दस्तों के नमूने पर डेस्कामिसाडोस दस्ते तैयार कर लिए थे जो हर समय विरोधियों पर झपटने के लिए तैयार रहते थे। पेरो की गिरफ्तारी पर उसने उन्हीं दस्तों को मैदान में उतार दिया। ब्यूनस आयरेस और प्रांतीय राजधानियों में दंगे भड़क उठे। नगर शीघ्र ही इन दस्तों के हाथों में आ गया। 50,000 मजदूरों ने राजभवन को घेर लिया तथा वे उस पर पत्थर फेंकने लगे। वे मांग कर रहे थे, हमारे नेता पेरो को रिहा करो। दूसरी ओर पेरो ने बंदीगृह में खतरनाक रूप से बीमार होने का नाटक रचा और पूरी चिकित्सा सुविधा की मांग की। भीड़ को जैसे ही पेरो की बीमारी का समाचार मिला वैसे ही वो आत्मसंयम खोकर उत्तेजित हो उठी और उसे नियंत्रित करना पुलिस तथा सेना के वश में न रहा। इस स्थिति में मंत्रिमंडल घबरा गया और उसने पेरो को तुरंत राजभवन बुलाकर उससे प्रार्थना की कि वह भीड़ को शांत करे। पेरो राजभवन की छत पर गया और वहां से उसने हाथ हिलाकर भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया। उसने भीड़ से कहा, मैं तुम्हें ढाढ़स बंधाने के लिए अस्पताल से यहाँ आया हूँ। लेकिन पेरो अवसर चूकने वाला व्यक्ति न था। उसने अपने समर्थन में जुटी भीड़ को ये भी आदेश दिया कि वह अगले दिन उसकी गिरफ्तारी के विरोध में आम हड़ताल रखे। आम हड़ताल हुई और समूचा राष्ट्र पूरी तरह बंद रहा। अधिनायक राष्ट्रपति ने पेरो से त्यागपत्र वापस लेने को कहा।
उसने त्यागपत्र वापस ले लिया और वो उसी क्षण से अर्जेंटीना का वास्तविक अधिनायक बन गया। सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई कि 24 फरवरी 1946 को राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, लेकिन किसी भी उम्मीदवार में ये हिम्मत न थी कि वह पेरो के विरुद्ध चुनाव प्रचार कर सकता। पेरो विराट बहुमत से विजयी हुआ और उसने 28 मार्च को 6 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लिया। इतना ही नहीं, अर्जेंटीना के 14 प्रांतों में से प्रत्येक प्रांत के गवर्नर पद के लिए पेरो का उम्मीदवार विजयी रहा। सीनेट की सभी सीटें उसके समर्थकों को मिली और प्रतिनिधि सदन में 158 स्थानों में से 109 पर पेरो के समर्थक विजयी रहे। ऐसा लगता था मानो जनता ने स्वयं ही अपने लिए एक तानाशाह का चुनाव किया है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के तुरंत बाद उसने संसद से एक कानून पारित कराया जिसका नाम रखा गया अनादर कानून, डिसरेस्पेक्ट लॉ। इस कानून में कहा गया था कि राष्ट्रपति अथवा किसी अन्य उच्च अधिकारी पर आक्रमण अथवा उसकी आलोचना राजद्रोह का अपराध माना जाएगा तथा इस अपराध करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। एक अन्य कानून बनाकर उसने विरोधी दलों पर यह पाबंदी लगा दी कि वे आपस में नहीं मिल सकेंगे, उन्हें अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करने होंगे और वे उनके पक्ष में खुलेआम प्रचार करेंगे। ऐसा न करने पर उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार उसने अपने विरोधियों के संगठित अथवा भूमिगत होने पर पाबंदी लगा दी। विचारों पर नियंत्रण। सत्ता प्राप्त करने के बाद पेरो ने विचारों पर नियंत्रण लगाने का कार्यक्रम हाथ में लिया। विश्वविद्यालय के उन समस्त प्राध्यापकों को उनके पदों से हटा दिया गया जो पेरो विरोधी थे। उनमें से कई तो नोबेल पुरस्कार विजेता तक थे। उसने साफ तौर पर घोषणा कर दी कि उसके राज में स्वतंत्र विचारों की कोई गुंजाइश नहीं है। इस आदेश के प्रतिरोध में विद्यार्थियों ने धरना देना शुरू किया। धरने के चौथे दिन रात के समय 1000 विद्यार्थियों को पकड़कर जेलों में ठूंस दिया गया। ये गिरफ्तारियां राज्य की पुलिस ने नहीं की वरन राष्ट्रपति पेरो के निजी अर्धसैनिक दस्तों ने की। विद्यार्थियों की बुरी तरह पिटाई की गई। छात्राओं को भी नहीं छोड़ा गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उन्हें अपमानित किया गया। अनेक विद्यार्थी मार डाले गए और विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं और मशीनों को लूट लिया गया तथा तोड़ डाला गया। विद्यार्थियों को संकरी बैरकों में ठूंस दिया गया और 4 दिनों तक उन्हें वहीं रखा गया। छात्र नेता तो गायब ही हो गए, वे जेल से लौटे ही नहीं। उनमें से 5 की हत्याएं उन पर साम्यवादी का ठप्पा लगाकर की गईं। पेरो के डेस्कमिसादो स्वयंसेवक शिक्षा संस्थाओं में घुस जाते और चिल्लाते, हमें जूते चाहिए, किताबें नहीं। 9 अगस्त 1950 को श्रम महासंघ की केंद्रीय समिति और उसके क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए पेरो ने घोषणा की, हमें इस बात पर पूरी निगाह रखनी चाहिए कि कौन लोग हमारे मित्र हैं और कौन शत्रु। हमें अपने मित्रों को सब कुछ देना होगा और शत्रुओं को कुछ नहीं, न्याय भी नहीं। न्याय भी नहीं, ये पेरो के शासन का बोध वाक्य बन गया। कारागार पेरो के विरोधियों से भर गए, जिन्हें लगातार वर्षों तक बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा गया। पेरो ने उन भूतपूर्व नाजियों और फासिस्टों को अपने विरोधियों के दमन का काम सौंपा, जो धुरी राष्ट्रों की पराजय के बाद हारकर अर्जेंटीना पहुंचे थे और जिन्हें पेरो ने अपने देश में राजनीतिक शरण प्रदान की थी। उसने इटली की फैशिस्ट पार्टी के भूतपूर्व सचिवों कार्लोस स्कोर्जा और महली मुसोलिनी के बेटे विक्टोरियो तथा चोटी के नाजी लुडविग फ्रॉइड और रिकॉर्डो स्ताते जैसे लोगों को यंत्रणा पहुंचाने वाले दस्तों तथा कमांडो ब्रिगेड के प्रशिक्षण का काम सौंपा। यंत्रणा गृहों में पेरो के विरोधियों के गुप्तांगों पर बिजली के झटके लगाए जाते और उन्हें असह्य यातनाएं दी जाती। सूचना माध्यमों के मुंह पर ताला। पेरो जानता था कि अधिनायकवाद और स्वतंत्र सूचना माध्यमों के बीच से अस्तित्व असंभव है। अतः उसने सेंसरशिप के नियम कड़ाई से लागू कर दिए। उसने आदेश जारी किया कि कोई भी ऐसा समाचार देश के बाहर न भेजा जाए जो उसके विरुद्ध हो, तथापि विदेशी पत्रकार जान की जोखिम उठाकर भी समाचार भेजते रहे। टाइम पत्रिका के 2 संवाददाताओं को गिरफ्तार करके एकांत कोठरियों में डाल दिया गया। निजी क्षेत्र के रेडियो स्टेशनों पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। अर्जेंटीना में स्वतंत्र प्रेस के प्रतीक ला प्रेंसा के साथ तो सबसे अधिक बुरी विति ला प्रेंसा का प्रकाशन बंद कर दिया गया।
उसे सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और बर्बाद कर दिया गया। उसके प्रकाशक डॉक्टर पॉज और उनकी माता को भागकर मोंटेविडियो जाना पड़ा। ला नेशन और एल मुंडो नामक समाचार पत्रों को प्रकाशन तो नहीं रोकना पड़ा, लेकिन उन्हें बहुत अपमानित और तंग किया गया तथा उन पर कड़ा पहरा बिठाया गया। सेंसरशिप केवल सूचना माध्यमों तक सीमित नहीं थी। डाकघरों में भी प्रत्येक पत्र खोला जाता और जिन्हें आपत्तिजनक समझा जाता उन्हें रोक दिया जाता। ऐसे तार रोक लिए जाते जिनमें सरकार की आलोचना की गई हो। नागरिकों की समस्त स्वतंत्रताएं और उनके अधिकार छीन लिए गए थे। पेरो के राष्ट्रपति बनने से पहले अर्जेंटीना का सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करता था और उसमें सैनिक सरकार के कार्यों को भी असंवैधानिक घोषित करने और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने का साहस था। पेरो ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बुलाकर उसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब ये सब नहीं चलेगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश रॉबर्तो रेपेटा ने संघर्ष का मार्ग अपनाने के बजाय अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। इससे पेरो को और भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ और वह अर्जेंटीना पर अपनी निरंकुश तानाशाही स्थापित करने की दिशा में पूरी तेजी से बढ़ चला। सर्वोच्च न्यायालय की जांच पड़ताल की गई और उसके कई न्यायाधीश हटा दिए गए। दैवीकरण एविटा ने पेरो को देवता के रूप में प्रतिष्ठित करने का गुरुतर भार अपने कंधों पर उठा लिया। वह अपने भाषण सिर झुकाकर, आंखें आधी बंद करके बहुत धीमे स्वर में गंभीर तार्पक पेरो को जनहित का देवता बताकर तथा उसके प्रति प्रणाम से शुरू करती। वह कहती, मैं तो केवल एक साधारण, निरर्थक और महत्वहीन स्त्री हूँ। कुछ समय पहले तक मेरी स्थिति भी आप जैसी ही थी। अब मेरा अस्तित्व पेरो की जनता अर्थात आप तक पेरो के महान अभियान का संदेश पहुँचाने के प्रति समर्पित है। मैं यहाँ उनके आदर्शों की व्याख्या और उनके महान कार्यक्रम के क्रियान्वयन द्वारा उनकी शक्ति को खर्च होने से बचाने के लिए आई हूँ। भीड़ एविटा का भाषण तन्मयतापूर्वक सुनती और सम्मोहित होकर उस पर फूलों और रेशमी पताकाओं की वर्षा करती तथा एविटा 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 चिल्लाती। एविटा ने ईसाई धर्म के अंतर्गत अपने पति को एक प्रमुख देवता का पद दिलाया। वह भीड़ को संबोधित करती, पेरो वह वाय है जिसमें हम सांस लेते हैं। पेरो हमारा सूर्य है, पेरो ही जीवन है। मेरे जीवन की केवल एक ही कामना है कि मैं पेरो का हृदय बनी रहूं। मैं उन्हें समझने की पूरी कोशिश करती हूं और उनकी चमत्कारपूर्ण कार्यशैली को सीखना चाहती हूं, लेकिन जब पेरो कोई निर्णय लेते हैं तो मैं चकित हो जाती हूं। जब वे बोलते हैं तब मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाती। जब वे सलाह देते हैं तब मुझमें एक भी सुझाव देने का साहस नहीं होता। वे जो कुछ देख पाते हैं मैं वो सब नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मैं अपनी आत्मा की आंखों से पेरो को देख लेती हूँ और मैंने अपने मन में व्रत लिया है कि मैं अर्जेंटीना की जनता की आशाओं का संग्रह करके पेरो के चमत्कारपूर्ण हृदय में उंडेल दूंगी, जिससे कि वे उन्हें यथार्थ रूप प्रदान कर सकें। 2000 वर्ष पूर्व जो चमत्कार हुआ था ईसा मसीह का उदय, वह फिर से हो रहा है। अमीरों, विद्वानों और सत्ताधीशों ने ईसा मसीह को कभी नहीं समझा। ईसा मसीह को समझा समाज के गरीब और दलित लोगों ने, क्योंकि उनकी आत्मा के द्वार अमीरों की आत्मा की तरह ईर्ष्या और स्वार्थ से बंद न थे। उद्धरण लियोन ब्लॉय ने लिखा था कि वह ऐसे किसी स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकता था जिसमें उसके सम्राट नेपोलियन का स्थान न हो। मुझे उसका यह विचार बहुत अच्छा लगा। मैं भी किसी ऐसे स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकती जिसमें पेरो का स्थान न हो। मैं पेरो की तुलना ईसा मसीह के साथ करने का अपराध तो नहीं करूंगी, परंतु मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि ईसा मसीह का अनुसरण करके पेरो के हृदय में मानव जाति के प्रति बहुत गहरा प्रेम उत्पन्न हो गया है और यही एक बात उसके अन्य सभी गुणों से कहीं अधिक उसे महान बनाती है। शानदार ढंग से महान बिंब निर्माण। पेरो ने एक विराट प्रचार संयंत्र का निर्माण कर लिया था जो जन साधारण को प्रभावित करता था। अकेले सन 1949 में उसने सूचना और प्रचार मंत्रालय के लिए 25 करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया था। सभी शहरों और कस्बों की दीवारों पर पेरो और एविटा के कीमती चित्र स्थायी तौर पर लगाए गए थे। फुटबॉल का खेल हो, कार दौड़, टेलीफोन बूथ, रेलगाड़ियां और रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक निर्माण स्थल, अस्पताल, विद्यालय, सैनिक बैरकें अथवा अन्य कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा था
जहां पेरों और एविटा के चित्रों और संदेशों का प्रदर्शन न किया गया हो। युवा हुआन पेरों पुस्तकालय योजना के अंतर्गत 2 ऐसी पुस्तकें छापी गई थीं, जिनके प्रत्येक पृष्ठ पर राष्ट्रपति पेरों और उसकी पत्नी के असामान्य और दैवी गुणों की स्तुतियां मुद्रित थीं। समस्त विद्यालयों को हिदायत दी गई थी कि वे सरकार के कार्यों और राष्ट्रपति के व्यक्तित्व की प्रशंसा करें। पेरों के प्रचार अभियान का एक प्रमुख साधन दान वितरण का आयोजन था। मारिया एविटा दुआर्ते दे पेरों के सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दान की एक संपूर्ण योजना तैयार की गई थी। एविटा और दान। एविटा की समस्त सामाजिक गतिविधियों में सबसे प्रमुख गतिविधि सामाजिक सहायता संस्थान की स्थापना थी। उसका दावा था कि उसने इस संस्थान की स्थापना $3000 की निजी रकम से की थी, लेकिन उसके बाद उसमें लाखों डॉलरों की बाढ़ आ गई, जिनका कोई हिसाब कभी नहीं रखा गया। इसके अतिरिक्त उसे सामाजिक सहायता के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों डॉलर का सरकारी अनुदान प्राप्त होता था। एविटा ने इस कोष का हिसाब क्यों नहीं रखा? इस प्रश्न का उत्तर उसने इस प्रकार दिया, दान का हिसाब रखना पूंजीवादी बकवास है। मैं धन का उपयोग गरीबों के लिए करती हूँ। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं उसकी गणना करती रहूं। एविटा ने एक लंबी चौड़ी और खूबसूरत इमारत पर कब्जा कर लिया, जिसे ब्यूनस आयर्स की एक धनी महिला ने अंधों के लिए दान में दिया था। एविटा ने उस भवन को अविवाहित माताओं के प्रदर्शन गृह में बदल डाला तथा वह उसका इस्तेमाल पर्यटकों को दिखाने के लिए करती थी। उसके लिए ब्यूनस आयर्स से श्रेष्ठतम सज्जा गृहों से साज सज्जा का सामान छांट कर लिया गया। सज्जा गृहों के मालिकों ने जब उस सामग्री के बिल भेजे तो एविटा ने अपने हाथ से मोटे अक्षरों में धन्यवाद लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर कर दिए और बिल लौटा दिए गए। मालिकों ने उन्हें गर्वपूर्वक अपने सज्जा गृहों में प्रदर्शन के लिए रख दिया। उसने अपने समाज कल्याण गृहों को भी इसी प्रकार सजा लिया था। वह दर्शकों और पर्यटकों को स्वयं वहां ले जाती, वहां की प्रत्येक वस्तु ऐसी प्रतीत होती मानो उसे छुआ तक न गया हो। इस्तेमाल की तो बात ही अलग है। जब कोई ये पूछता कि यहाँ रहने वाले लोग कहाँ हैं तो उसका एक ही उत्तर होता कि वे घूमने के लिए निकल गए हैं। एविटा अपने पति के प्रचार तथा जनता की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दान वितरण समारोह आयोजित करती थी। एक बार 70 वर्ष से अधिक आयु वाले लगभग आधा दर्जन मजदूरों को पेंशन बांटने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया। पेंशन प्राप्त करने वाले लोग मंच पर घबराए हुए से अर्धवृत्ताकार बैठे थे और हॉल हजारों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, जो वहां एविटा को देखने और उसका भाषण सुनने के लिए आए हुए थे। पेंशन वितरण के पश्चात उसने मुस्कुराकर एक संकेत दिया और दर्शकों में से तुरंत लगभग प्रत्येक व्यक्ति ने कागज का एक एक टुकड़ा उसकी ओर फेंकना शुरू कर दिया। इस कागज पर फेंकने वाले का नाम और पता लिखा होता था। एविटा कभी कभी झुककर कागज का कोई टुकड़ा उठा लेती। एविटा द्वारा उठाए गए टुकड़ों पर जिन लोगों का नाम होता, उनको बाद में उसके साथ मुलाकात के लिए बुलाया जाता और उन्हें जिस मदद की आवश्यकता होती वह मदद दी जाती। कोई पैसा मांगता, कोई घर, कोई नौकरी, कोई अपने अवैधानिक बच्चे को गोद देना चाहता, किसी को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती और किसी को कुछ और। हर मांग पूरी की जाती। देश की वित्तीय स्थिति की ओर ध्यान दिए बिना ही एविटा मजदूरों और श्रम संघों का समर्थन खरीदती जा रही थी। मजदूर और श्रम संघ समाजवादियों और साम्यवादियों का साथ छोड़कर नेतृत्व और सहारे के लिए एविटा के संरक्षण में आते जा रहे थे। लगभग प्रत्येक दिन श्रमिकों का कोई न कोई प्रतिनिधिमंडल उसके पास आता, उससे सलाह मांगता, उसे सूचनाएं देता और उससे किसी न किसी प्रकार की मदद मांगता। एविटा का संरक्षण प्राप्त करने और अपनी रैलियों में उसको बुलाने के लिए श्रम संघों में जैसे हुड़सी मच गई। अंततः अर्जेंटीना के श्रम महासंघ ने भी एविटा के सम्मुख समर्पण कर दिया और एविटा उसका उपयोग अपने प्रदर्शनों के लिए भीड़ जुटाने वाले बयूरों के रूप में करने लगी, लेकिन वह उसके लिए पूरा मुआवजा चुकाती थी। वह सरकारी धन को खुले हाथों बांट रही थी और उसका पति वास्तविकता पर ध्यान दिए बिना ही कागजी मुद्रा छापता जा रहा था। रेलवे श्रमिकों ने एविटा के सामने अपने वेतनमानों में 40% वृद्धि की मांग रखी और वे ये सोच रहे थे कि कम से कम 20% वृद्धि तो मिल ही जाएगी, लेकिन एविटा का काम करने का ढंग बिल्कुल अलग किस्म का था। उसने उनके वेतन में 40% के बजाय 50% वृद्धि की घोषणा कर दी।
इस उदाहरण से प्रोत्साहित होकर टेलीफोन विभाग के श्रमिकों ने 70% वृद्धि की मांग की और उनकी मांग तुरंत पूरी कर दी गई। उसने कभी यह सोचा ही नहीं कि श्रमिकों को इस प्रकार रिश्वत देने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। एविटा का पतन एवं देवी बनना। सन 1951 में पेरो ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा और उस समय उपराष्ट्रपति पद के लिए एविटा का नाम उछाला गया, परंतु अर्जेंटीना की सशस्त्र सेनाओं के सेनापति इसके लिए तैयार न थे। वे यह नहीं चाहते थे कि पेरो की मृत्यु हो जाने की स्थिति में एक महिला राष्ट्रपति बने। सेनापतियों ने पेरो को इस बारे में स्पष्ट संकेत दे दिया। पेरो में ये साहस न था कि वह अपने सेनापतियों को चुनौती दे सके। एविटा का नाम वापस ले लिया गया। एविटा ने अपना नाम वापस लेते समय ये बहाना बनाया कि उसकी आयु उपराष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य अर्थात 30 वर्ष नहीं हुई थी। वास्तव में उस समय उसकी आयु 36 वर्ष थी। इसके बाद सितंबर 1951 में देश में सैनिक विद्रोह हुआ, जिसे पेरो के समर्थक सैनिक अधिकारियों और श्रमिकों ने विफल कर दिया, परंतु ये पेरोवाद के अंत का आरंभ था। एविटा के मन पर इन घटनाओं से गहरा तनाव उत्पन्न हो गया। वो टूट गई और इस आघात से उभर नहीं पाई। सन 1951 में एविटा बीमार पड़ गई। उसको कैंसर हो गया था। श्रेष्ठतम चिकित्सा के बावजूद जुलाई 1952 में एविटा की मृत्यु हो गई। एविटा को तुरंत देवी का पद प्रदान कर दिया गया। यूनानी मंदिरों के नमूने पर उसका एक विशाल मकबरा बनवाया गया और उसे कैले कोरिएंटे की वर्जिन ऑफ द कैलकोरेंस की उपाधि प्रदान की गई। उसकी पूजा के लिए मंदिर में वेदी स्थापित की गई, हालांकि इस मुद्दे को लेकर चर्च पेरो से काफी नाराज हो गया। पेरो की पुनर्स्थापना। चुनाव हुए और पेरो 46 लाख मत प्राप्त करके विजयी हुआ। एकचाई का परिश्रम सार्थक हो गया। देश की निर्धन आम जनता ने पेरो के पक्ष में मतदान किया। अगले 4 वर्षों में अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से लड़खड़ा गई और देश में राजनीतिक समीकरण भी बदल गए। चर्च, बुद्धिजीवी वर्ग, विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के तत्वों तथा सेना के बीच गठबंधन हो गया। पेरो के साथ केवल उसके खुशामदी लोग, विदेशी पूंजीपति और मजदूर रह गए। ये देखकर पेरो को सनक सवार हुई और उसने अपने विरोधियों को कमजोर करने का फैसला कर लिया। सन 1954 के दिसंबर में उसने तलाक को कानूनी मान्यता प्रदान करके चर्च पर चोट की। चर्च पर ही दूसरी चोट वेश्यालयों को प्रदान की गई मान्यता थी। उसने एक आदेश द्वारा धार्मिक छुट्टियां भी रद्द कर दी और बड़े दिन व गुड फ्राइडे को भी स्वैच्छिक छुट्टियों की कोटि में डाल दिया। उसकी सत्ता लिप्सा, अहमन्यता, असंवेदनशीलता और नारीगत दुर्बलता का ये बहुत बड़ा प्रमाण था। जून 1955 में चर्च की ओर से कॉर्पस क्रिस्टी नामक समारोह का बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया। चर्च ने इस अवसर का उपयोग पेरो सरकार के विरुद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किया। पेरो ने इसके उत्तर में पोप के प्रतिनिधियों को अर्जेंटीना से निकल जाने का आदेश दे दिया। सशस्त्र सेनाएं मुठभेड़ के लिए तैयार खड़ी थीं। 16 जून को अर्जेंटीना की वायुसेना की एक टुकड़ी ने राष्ट्रपति भवन पर बम बरसाए। पेरो बुरी तरह घबरा गया। उसके अंगरक्षकों ने उसे बचाया। उसके बाद उसने बदला लेना शुरू किया। पेरो ने अपने गृह मंत्री को हटा दिया और रेडियो द्वारा देश के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की। यह महज एक चाल थी। भीतर ही भीतर वह अपने गुंडों को संगठित कर रहा था। 31 अगस्त की रात को उसके गुंडे लूटपाट मचाने निकल पड़े। उन्होंने गिरजाघरों को जला डाला तथा उनमें बारूद भरकर विस्फोट कर दिया। पेरो ने अपने समर्थक मजदूरों को हथियार बांट दिए और उनसे बदला लेने की प्रतिज्ञा करवाई। उसने कहा, मैं अपने प्रत्येक समर्थक की हत्या का बदला दुश्मन के 5 लोगों की जान से लूंगा। लेकिन केवल प्रतिज्ञा कर लेने से तो हर कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। पेरो का गुप्तचर विभाग निष्क्रिय हो चुका था तथा पेरो अब अपने अंत के समीप जा पहुंचा था। जनरल एडुआर्डो लोनार्दो के नेतृत्व में सशस्त्र सेनाएं बैरकों से निकल आईं और छात्र तथा मध्य वर्ग के लोग सेना के समर्थन में सड़कों पर आ गए। पेरो भाग खड़ा हुआ। उसने पैराग्वे के एक युद्धपोत में शरण ली और वो वहां से भागकर जनरल फ्रैंको के स्पेन में पहुंच गया।
वो वहाँ 18 वर्ष तक अपनी वापसी की तैयारी करता रहा और अंततः सन 1973 में अर्जेंटीना लौटा। इसी बीच वह अपना तीसरा विवाह मारिया एस्टेला इसाबेल के साथ कर चुका था। उसकी वापसी पर उसका और उसकी पत्नी का 20 लाख लोगों ने स्वागत किया। वह बूढ़ा हो गया था और उसमें बहुत अधिक ऊर्जा न बची थी। फिर भी सितंबर में हुए चुनावों में उसे 61% मत प्राप्त हुए और उसकी पत्नी भी विजयी होकर उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई। इसी बीच अगले वर्ष सन 1974 में 78 वर्ष की आयु में पेरो की मृत्यु हो गई।